SEER Foundation for the Blind. Welcome to the Special Education Preparatory Class Series, brought to you by SEER Foundation for the Blind. Our passion, special education. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद रखता हूँ आप सब बिल्कुल बाखैर व आफियत होंगे। आज की क्लास में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड मीटर्स एंड फीट्स में अकॉर्डिंग टू WHO, और हमने लीगल क्लासिफिकेशन ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड पढ़ा था। इसके अलावा हमने क्लासिफिकेशन ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है आई एनाटॉमी। इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज आई का फंक्शन क्या है, आई के मेजर पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, और आई की लेयर्स। इसके अलावा आई से हम कितने % नॉलेज गेन करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक ह्यूमन आई को देखते हैं कि बेसिक ह्यूमन आई क्या है। बेसिकली ह्यूमन आई एक सेंस है। हमारे पास 5 सेंसेस हैं, ठीक है। 5 सेंसेस में एक सेंस हमारी ह्यूमन आई है, ठीक है। तो जिस जगह, जिस प्लेस में ह्यूमन आई जो आई बॉल है वो फिक्स्ड किया जाता है, वो क्या है, उसको कहते हैं आई सॉकेट। और इसके सराउंडिंग में चारों तरफ जो सर्कल बना हुआ है उसे कहते हैं ऑर्बिट। में इनके फॉरहेड और आई के आउटर साइड पे और आई के इनर साइड यानी नीचे वाली साइड पे और इनर साइड पे यानी नोज वाली साइड पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको हम ऑर्बिट कहते हैं। और जिस जगह आई को फिक्स किया गया है उसे आई सॉकेट कहते हैं। तो हम देखते हैं आई की फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन को देखते हैं। ह्यूमन आई is the complex organ and complex mean पेचीदा खुलियों के साथ मिलकर बना हुआ है। that allows to see detecting light को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, इजाज़त देता है। sending visual information to brain, और ब्रेन को विजुअल इंफॉर्मेशन सेंड करता है। और फिर विजुअल इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरप्रेट होती है और उसके बाद हमें चीज़ें नज़र आती हैं या हम चीज़ों को देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी देखते हैं लेयर्स कितनी है हमारी आई की। हमारी आई की 3 लेयर्स हैं। इंटरनल आई की 3 लेयर्स हैं। अंदरूनी आंख की 3 लेयर, ट्यूनिक लेयर्स को हम कोट के नाम से भी अनाउंस कर सकते हैं। इसके अलावा ट्यूनिक के नाम से भी इसको अनाउंस कर सकते हैं। तो देयर आर 3 लेयर्स ऑफ ह्यूमन आई। नंबर 1 आउटर मोस्ट लेयर, नंबर 2 मिडल लेयर, नंबर 3 इनर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर को हम फाइब्रस लेयर भी कहते हैं। फाइबर लेयर इस वजह से कहते हैं क्योंकि सेक्लेरा फाइबर से मिलकर बना होता है। देन हमारे पास है हमारी आउटर लेयर, जो आई पार्ट्स बनाते हैं वो हैं कॉर्निया एंड सेक्लेरा मिलकर आउटर लेयर बनाते हैं। देन हमारे पास मिडल लेयर है। मिडल लेयर में कौन कौन से आई पार्ट एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 1 आइरस, नंबर 2 लेंस एंड कोराइड चॉकलेट कलर में होता है। देन हमारे पास है इनर लेयर। इनर मोस्ट लेयर हमारी रेटिना पर मुश्तमिल है। रेटिना की 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट लेयर होती है रेटिना की फोटो, जिसमें रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं। देन बाइपोलर लेयर के बाद गैंग्लियन सेल्स। हमारे रेटिना की 3 लेयर्स हैं। फोटो रिसेप्टर सेल्स, जिसमें रॉड्स एंड कॉन्स मौजूद होते हैं। रॉड्स हमारे नाइट लाइट में और डार्क लाइट में हमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन हमारे पास कॉन्स हैं। कॉन्स डे लाइट एंड तेज रोशनी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद बाइपोलर लेयर, फोटो रिसेप्टर्स जो हैं वो लाइट को सेंड करते हैं बाइपोलर लेयर में, और बाइपोलर लेयर से गैंग्लियन सेल्स में, और फिर गैंग्लियन सेल्स से ब्रेन को इंफॉर्मेशन जाती है और फिर ऑब्जेक्ट्स को सीन करते हैं। देन हम विजन से कितने % नॉलेज गेन करते हैं। हम विजन से 7 नॉलेज गेन करते हैं, 75। तो एक पर्सन विद विजुअल इम्पेयर्ड जिसका 75% नॉलेज गायब है, तो उसके पास पीछे कितना नॉलेज बचता है, 25%। 25% हम कैसे डिवाइड करेंगे। 13% हम हेयरिंग से रिसीव करते हैं, 3% स्मेल एंड 3% टेस्ट, देन 6% हम टच टेक्निक से नॉलेज रिसीव करते हैं। आफ्टर दैट आई के डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल
sclera, white area of the eye. Then cornea, dome shape में होता है cornea. इसके बाद लिम्बस वो बॉर्डर है, वो एरिया है जो कॉर्निया और सक्लेरा को आपस में मिलाता है. सक्लेरा हमारी आई बॉल के बिल्कुल आउटर साइड पे लिपटा हुआ होता है, ठीक है. और इसकी शेप या स्ट्रक्चर अगर एक्सप्लेन करूँ तो ये इस तरह से होता है कि हम अपने हैंड से एक सर्कल बनाएं, जैसे हमारा जो थंब है और हमारी फिंगर, इससे हम इन दोनों को आपस में अटैच करके एक सर्कल बना लें. और सर्कल के जो बाहर जो हैंड की बाहर वाली साइड है वो हमारी सारी सक्लेरा होगी और अंदर वाली साइड जो है वो कोराइड, और देन सेंटर में सारे आई पार्ट जो है वो लोकेट करते हैं. कॉर्निया, लिम्बस एंड सक्लेरा. इसके बाद हमारे पास है एक्वस ह्यूमर, कॉर्निया की बैक साइड पे लोकेट करता है. देन आइरस एंड प्यूपल. आइरस एक्वस ह्यूमर के पीछे होता है और प्यूपल सेंटर में, आइरस के सेंटर में मौजूद होता है. जो आइरस है ये कलर्ड आई पार्ट है. मीन्स के हम कहते हैं कि किसी की ब्लू आईज है, किसी की ब्राउन है, तो ये कलर्ड पार्ट होता है. देन हमारे पास है लेंस, देन विट्रस ह्यूमर. लेंस इलास्टिक स्ट्रक्चर है. विट्रस ह्यूमर, विट्रस मीन कांच एंड ह्यूमर, तो ये भी एक लिक्विड होता है, जेल लाइक होता है. और एक्वस ह्यूमर जो है वो एक लिक्विड टाइप होता है. इसके बाद हमारे पास इंट्राओकुलर मसल्स. इंट्राओकुलर मसल्स कहते हैं, देयर आर 3 इंट्राओकुलर मसल्स. नंबर 1 सिलरी बॉडी मसल्स, नंबर 2 डायलेटेड प्यूपली, नंबर 3 स्क्विंटिंग प्यूपली, देन कोराइड. इसी सीक्वेंस के साथ आई पार्ट्स को आपने याद रखना है जिस सीक्वेंस के साथ मैं बता रही हूँ. कोराइड में स्पेलिंग देख लें आप लोग, CHOROID, कोराइड. देन शैलम कैनाल्स. शैलम कैनाल SCHLEMMCANAL, शैलम कैनाल. देन रेटिना. रेटिना के सेंटर में मैक्यूला, मैक्यूला के सेंटर में फोविया, और रेटिना के अंदर रोड्स एंड कोन्स मौजूद होते हैं. रोड्स एंड कोन को फोटो रिसेप्टर सेल्स भी कहा जाता है. देन अदर पार्ट्स हैं हमारी आई के, इसमें हमारे पास अभी ऑप्टिक नर्व एंड विजुअल कॉर्टेक्स. अच्छा, ऑप्टिक नर्व हमारा मैसेज रिसीव करती है, मैसेज लेके ब्रेन को सेंड करती है. देन हमारे पास अदर पार्ट आई के, और विजुअल कॉर्टेक्स जो है वो हमारे ब्रेन का आई पार्ट नहीं है, आई का आई पार्ट नहीं है, इट इज कॉल्ड ब्रेन आई पार्ट, और ये लोकेट करता है हमारे हेड की बैक साइड पर. देन हमारे पास आई के अदर पार्ट्स हैं. अदर पार्ट्स में आईलिड, आईलैशेस, आईब्रो, कंजक्टिवा, ऑप्टिक डिस्क. जी मिस ताइबा, कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम. इसके फंक्शंस और बहुत डिटेल में इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच मिस राबिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हमने कोर्स सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया था वो था करिकुलम. तो हमने कहा था कि करिकुलम क्या है. बेसिकली एक रोड मैप है अपने ऑब्जेक्टिव को मीट करने का, अपनी डेस्टिनेशन को अचीव करने का एक रोड मैप है जो किससे ड्राइव हुआ. द वर्ड इज करियर. करियर मीन्स ट्रैक और पाथवे, यानी दोनों का मतलब रास्ता है. और हमने इसके लिए एक वर्ड पढ़ा था मिनहाज. अरबी में मिनहाज कहते हैं और उर्दू में निसाब कहते हैं, और मिनहाज के मानी भी रास्ता के हैं. फिर हमने इसकी टर्मिनोलॉजीज कुछ पढ़ी थी जो करिकुलम से एसोसिएटेड है, कि कोर्स क्या है, करिकुलम क्या है और सिलेबस क्या है. होपफुली ये सारी चीज़ें तो क्लियर होंगी. नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम. बेसिकली जब हम करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं तो हमने किस किस चीज़ को फोकस करना है. हमारा जो करिकुलम है हम वो किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, उसमें क्या क्या पार्ट्स इंक्लूड होंगे. तो सबसे पहले कि करिकुलम के कंपोनेंट्स कितने हैं. तो देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम. नंबर 1 एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. नंबर 2 कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर. नंबर 3 इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, methods, learning activities and learning resources. And fourth one is evaluation. तो number 1 aims, goals and objectives. aims, goals और objective जो है ये basically तदरीसी मकासद हैं. हमने अपनी content list, बल्कि जब हम एक टेक्स्ट बुक रीड कर रहे होते हैं तो हर लेसन से पहले कुछ objectives दिए होते हैं. सबसे पहले aims are at national level. गोल्स एनुअल लेवल पे बेस करते हैं, जबकि जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हम क्लासरूम लेवल पे मीट करते हैं. एम्स
हमेशा से अपनी सोसाइटी की नॉर्म्स, वैल्यूज़, बच्चों के एज ग्रुप, ग्रेड लेवल और कल्चरल नॉर्म्स को फोकस करते हुए, यानी इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम डिज़ाइन करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारी फ़िलॉसफ़ी ऑफ नेशन पे बेस करते हैं। और गोल्स जैसे हमने पढ़ा कि इंस्टीट्यूट लेवल पे या फिर एनुअल बेसिस पे होते हैं। और क्लास में हम जब कोई लेसन पढ़ते हैं तो उस लेसन को मीट करने के लिए हम उस लेवल पे जो हम ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते हैं वो है ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन इसके साथ एक और टर्म आती है बेंचमार्क की, कि जब हम कोई एक यूनिट कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं वो है बेंचमार्क, उनको कॉमन बेंचमार्क कहा जाता है। दूसरा है हमारे पास कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर। कंटेंट क्या है? हमारे पास एक रिटन मटेरियल है, रिटन फॉर्म के अंदर मज़ामीन है जो हम इस करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए जो स्टडी करेंगे वो हमारे पास कंटेंट जो है वो सब्जेक्ट मैटर है या वो मज़ामीन है। जैसे हमने पढ़ा होगा बुक्स के अंदर कुछ तदरीसी मकासद होते हैं। हर लेसन को स्टार्ट करने से पहले उन्होंने बताया होता है कि ये जब लेसन पढ़ेंगे तो इसके बाद हम किस काबिल हो सकते हैं। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। और उसमें मज़ामीन बताए होते हैं जिन मज़ामीन को हम स्टडी करके कोई अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं एनुअल बेसिस पे। सो कंटेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो हम कंटेंट ही स्टडी करते हैं तो हम वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को, एम्स को अपने अचीव कर सकते हैं। नंबर 3, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, मेथड्स और लर्निंग एक्टिविटीज़ या रिसोर्सेज। ठीक है, अब वो जो हम कंटेंट पढ़ाने के लिए जो मेथड्स, जो स्ट्रेटजीज, जो टेक्निक्स या अप्रोचेस, ठीक है, जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो इसमें बड़ा रोल प्ले करता है, की रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि जब हम कोई कंटेंट पढ़ाते हैं तो वो कंटेंट डिसाइड करता है कि हमने इसके लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, हमें अपनी क्लास में कौन कौन से स्ट्रैटेजीज यूज़ करने हैं। जैसे लेक्चर मेथड हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन, बच्चों के लिए कॉमनली हम लोग ड्रिल मेथड यूज़ करते हैं, डिस्कशन मेथड, रोल प्लेइंग, ठीक है, फील्ड ट्रिप मेथड्स। तो ये क्या है, फॉर एग्जांपल आप एक लेसन है हमारे पास कि हमने बादशाही मस्जिद का कॉन्सेप्ट बच्चों को देना है या उसकी हिस्ट्री पढ़ानी है कि वो किसने बनाई और उसका स्ट्रक्चर कैसा है। हम आम बच्चों को तो उसकी पिक्चर्स, उसकी ग्राफिक्स, कुछ वीडियोस दिखा सकते हैं ताकि वो उनको डेमोन्स्ट्रेशन से आइडिया हो जाए। लेकिन जब हमने स्पेशल नीड पर्सन्स की बात करनी है तो फिर हमने ये ख्याल रखना है कि उनको कैसे कॉन्सेप्ट देना है। तो जब हम उनको पढ़ा लेंगे कंटेंट तो हम उनको बता देंगे कि फलां ने बनाई, फलां ये इस डेट को बनी, ये कितनी उसमें कितने नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं, वो कितनी बड़ी है, यहाँ पे कहाँ वाक़ है, वो उसकी लोकेशन हम बता सकते हैं। यानी कंटेंट तो हम उससे रिलेटेड पढ़ा लेंगे, लेकिन बच्चों को कॉन्सेप्ट कब होगा, ज़्यादा अच्छी समझ कैसे आएगी, कि जब हम उसके लिए एप्रोप्रिएट मेथड यूज़ करेंगे। वो क्या है कि हम उसको बादशाही मस्जिद का बच्चों को विजिट करा सकते हैं फील्ड ट्रिप मेथड के थ्रू, ठीक है। फिर डेमोन्स्ट्रेशन में हम कुछ यानी उसका जो आर्किटेक्चर है, कुछ अगर हमने उसका कॉन्सेप्ट देना है तो उसके बारे में लिख के कुछ इम्बोज फॉर्म में बच्चों को फ्लैश कार्ड्स दिखा सकते हैं, स्पेशली इंडिविजुअल्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट। अगर तो कोई लो विजन या पार्शली साइटेडनेस के साथ है तो उसको हम अपना वीडियोस भी दिखा सकते हैं, ग्राफिक्स के थ्रू उनको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। लेकिन जब ब्लाइंड बच्चों की बात होगी तो उनके लिए टेक्टाइल फ्लैश कार्ड्स, ठीक है, इम्बोज्ड फ्लैश कार्ड्स, ठीक है, जिसके थ्रू वो अपनी हैप्टिक सेंस को यूज़ करते हुए, अपनी टैक्टाइल सेंस को यूज़ करते हुए उस चीज़ को वो ऑब्जर्व करेंगे और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर डिस्कशन मेथड है कि वो आपस में बार-बार उन सब लेसन के की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लैरिफाई हो जाए, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। फिर ये है कि लेक्चर मेथड है, अभी एक लार्ज ऑडियंस है, नंबर ऑफ ऑडियंस, उनको कोई लेक्चर डिलीवर करना है तो डेफिनेटली उनके लिए लेक्चर मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएटेड है। फिर हमारे पास जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है उससे क्या है कि एक लेक्चर मेथड तो अप्रोप्रिएट है ही है लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस के लिए, लेकिन सॉरी
जब हमने उनको कुछ डिस्कशंस में हमने उनको इंगेज कर लिया, इन्वॉल्व कर लिया और साथ में कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दे दी अपने वीडियोस के थ्रू या फिर ग्राफिक्स के फॉर्म में, तो क्या होगा कि वो जो हमारा लेसन है वो बच्चे बेटर वे में ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर हो सकती है। तो ये है हमारे जो कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर है उसके लिए बहुत मैटर करती है कि हम उनके लिए क्या लर्निंग रिसोर्सेज या लर्निंग एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं। अब एक्टिविटीज़ क्या हैं, बच्चों को हम असाइनमेंट्स देते हैं, ठीक है। अक्सर हमने पढ़ा है किताबों में कि एक्सरसाइज के नीचे एक नोट लिखा होता है कि असातिज़ा बच्चों को ये फलां लेसन दोहराएं, ठीक है। या फिर एक लेसन है डायलॉग्स के बारे में, तो कहा ये जाता है कि तलबा आपस में एक डायलॉग करेंगे कि जिसमें एक डॉक्टर का रोल प्ले करेगा और एक पेशेंट का रोल प्ले करेगा। अब ये जो आपस में लोग कम्युनिकेट करेंगे, दो लोग कम्युनिकेट करेंगे, तो उनको उनके एक्सप्रेशंस का और जो कॉमनली डिस्कशन होती है डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान, तो क्या है कि वो डायलॉग्स की अहमियत को समझेंगे और उनकी कम्युनिकेशन से जो लेसन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा अच्छे से उसको लर्न कर सकते हैं। फील्ड ट्रिप मेथड की हमने बात की है कि जब हम अपना थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ा लेंगे तो जब किसी प्रैक्टिकल एक्टिविटी में उसको इन्वॉल्व करना है तो हम उसका विजिट करा सकते हैं। जैसे प्लांट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उनको ग्राउंड में ले जाकर या उसको गार्डन में बच्चों को वो प्लांट्स दिखा सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बेहतर तौर पे वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो भी हमारा फर्दर टॉपिक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट कंपोनेंट है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन से पहले ये कि हमने बात की थी रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज क्या हैं, हमने बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, क्लास में कोई ओवरहेड प्रोजेक्टर चाहिए, स्लाइड प्रोजेक्टर, ओपेक प्रोजेक्टर या फिर मल्टीमीडिया। इसके अलावा जिस तरह हम इम्पेयर जो स्पेशल नीड पर्सन्स की बात करें तो इनके लिए हम लोग उनकी ब्रेल टेक्स्ट बुक के जहाँ से वो रीड करके बेहतर तौर पे अपने सबक को पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन आंसर मेथड के थ्रू उनकी एक एक्टिविटी करवाई जा सकती है, आपस में वो डिस्कशन करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन के लिए बहुत इफेक्टिव मेथड है। फिर इवैल्यूएशन इज द लास्ट कंपोनेंट। ये वो कंपोनेंट है जो डिटरमिन करता है कि बच्चों को जो करिकुलम पढ़ाया गया वो किस तरह से डिलीवर हुआ, वो कितना इफेक्टिवली डिलीवर किया और क्या वो सक्सेसफुली हमने उसमें अपने ऑब्जेक्टिव्स जो तरतीब दिए थे क्या हमने उनको अचीव कर लिया। न सिर्फ बच्चों की एकेडमिक प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं बल्कि टीचर्स अपनी भी रिफ्लेक्शन कर सकते हैं कि उन्होंने कितना अच्छा डिलीवर किया। अगर एक क्लासरूम के अंदर 70 to 80 स्टूडेंट्स हैं तो अगर मोस्ट ऑफ द लर्नर्स अपने लेसन को अच्छे से लर्न कर लेते हैं, इट मीन्स के जो टीचर ने डिलीवर किया वो इफेक्टिव था, सक्सेसफुल रहा उनका जो करिकुलम और उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव्स इसके लिए ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए थे या जो सेट किए थे गोल्स वो बच्चों ने अचीव कर लिए। गोल्स एनुअल बेसिस पे हम करते हैं, जैसे किसी भी एग्ज़ाम के बाद बच्चों को जब नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाता है, उनका ग्रेडिंग सिस्टम जिसके थ्रू वो अपनी बच्चों की एकेडमिक प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं। वैसे तो असेसमेंट इस एवेल्यूएशन की और भी टाइप्स हैं, हम उनको इन डिटेल पढ़ेंगे जब हम असेसमेंट वाला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट कॉमनली 2 टाइप्स यूज़ होती हैं वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, ऑन गोइंग कंटिन्यूअस जो डे बाय डे हम अपनी क्लास में असेसमेंट मेथड यूज़ करते हैं क्वेश्चन आंसर के थ्रू, किसी एक्टिविटी के थ्रू, डिस्कशंस के थ्रू, कि जिससे उनकी लर्निंग के बारे में टीचर को एक आइडिया हो जाता है कि बच्चों ने कितना लर्न किया है या कितना उनको मज़ीद लर्न करने की ज़रूरत है। और समेटिव क्या है, एट द एंड ऑफ द लेसन, एट द एंड ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास समेटिव असेसमेंट है जिसके बाद हम एक फाइनल डिसीजन लेते हैं कि बच्चे ने कितना अचीव किया है, उनका ग्रेड लेवल अपग्रेड होता है और उनको नए प्रोग्राम में इनरोल किया जाता है। ये हमने आज का टॉपिक कंपोनेंट्स वाला कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ करिकुलम। थैंक यू। मिस राबिया, अगर आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं वरना हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़े।
ये जो सबमेटिव एवेल्यूएशन है ये एट द एंड ऑफ ईयर की जाती है, एट द एंड ऑफ लेसन ओनली यही होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये डे बाय डे या फिर एट द एंड ऑफ लेसन इसके अलावा ऑनगोइंग होती है। लेकिन जो एवेल्यूएशन है, सबमेटिव एवेल्यूएशन है, ये एट द एंड ऑफ ईयर होती है, यानी क्लास के एंड पे जो स्टूडेंट्स की एवेल्यूएशन की जाती है, जो उनके रिजल्ट्स उनको दिए जाते हैं। ओके, थैंक यू ऑल। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल नई क्लास के साथ मिलेंगे। अल्लाह ने के बाद। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज़्ज़त कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।